नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि 26 मई को हम पूरे परिवार के साथ बिहार में आ रहे हैं, पटना ज़िले में, जहां पर रविंद्र प्रसाद वो जगह होगा जहां मीटअप कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी 25 तारीख और 26 तारीख को कोई भी लाइव क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी। आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए जो पेड क्लासेस हो रही होती हैं, जहाँ पर हम कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या क्या खास चीज़ें हो रही होती है, वो सभी चीज़ें आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आपके पास ये मौका है और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी अगर आपको कोई वीडियो दे रहे हो तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो हो, जिससे आपका वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो बच्चों, आप सभी के पास मौका है अपने उस चैप्टर को मजबूत करने का, और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि पेड में एमडी क्लासेस किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट रख रहा होता है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही होती हैं तो आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़कर उन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, कूपन कोड MD10 लगाकर। अगर कोई समस्या और सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपकी अब वो क्लास शुरू होने वाली है, आप उस क्लास को पूरा जरूर देखिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। खैर, शुरू करते हैं फिर सेशन को। तो अब ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले तो याद करिए, हमने आपको जब हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, ठीक है, जब हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था कि देखिए, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जिसमें से एक होता है पाषाण काल, ठीक है, मतलब स्टोन एज, ठीक है ना। एक होता है पाषाण काल, ठीक है, जिसको हमने कहा था स्टोन एज, कहा था ना, स्टोन एज, ठीक है। क्यों बता रहे हैं वही बताते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि दूसरा है क्या, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, है ना। मतलब ये जो पाषाण काल है इसी को प्रागैतिहासिक भी कहा था। क्या कहा था भैया? जो पाषाण काल है इसी को हमने क्या कहा था? और प्रागैतिहासिक कहा था, प्रागैतिहासिक, ठीक है ना। तो या तो पाषाण काल या तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, या तो पाषाण काल या तो प्रागैतिहासिक काल। इसी प्रकार से फिर हमने कहा था दूसरा कि भैया दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल है। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है, ये कौन सा है? ये ब्रॉन्ज एज है। क्या है ये ब्रॉन्ज एज था, ठीक है, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। और फिर हमने तीसरा बताया था क्या? ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल। और ये जो ऐतिहासिक काल बताया था, इस ऐतिहासिक काल को हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं आयरन एज। क्या कह सकते हैं? आयरन एज कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ाई लिखाई की बात क्या है? इसमें पढ़ाई लिखाई की बात यह है कि हमने बताया था कि किस काल के मानव को पहली बार भाषा का ज्ञान हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ, ठीक है, पढ़ना लिखना सीखा, लिखित साक्ष्य मतलब रखे, ठीक है। और साथ में बताया था कि भैया लिखित साक्ष्य के साथ साथ ये भी कि क्या उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ छोड़ा है, इस काल के मानव ने जो भी लिखित साक्ष्य छोड़े हैं, क्या वो पठनीय है, रीडेबल है या नहीं है, ठीक है ना। ये भी बताने का प्रयास आपको किया था, ठीक है ना। और आपको हमने बताया था कि देखो भैया, सीधी सीधी बात है कि इस काल का मानव न भाषा जानता था न लिपि जानता था, तो लिखेगा पढ़ेगा कैसे? और लिखेगा, लिखित साक्ष्य कुछ है ही नहीं, तो पठनी का सवाल ही नहीं। फिर हमने बताया था कि देखो, इस काल का मानव है ना, इस काल के मानव को पहली बार भाषा का ज्ञान हुआ, लिपि का ज्ञान हुआ और लिखा पढ़ा इसने, लिखित साक्ष्य छोड़े, ठीक है, लेकिन वो आज तक क्या है भैया? पढ़े नहीं जा सके, ठीक है। तो यहां से पहली बात आती है कि भैया किस काल का मानव, है ना, किस काल का मानव पहला पढ़ा लिखा मानव था? क्या प्रश्न भाई? किस काल का मानव पहला पढ़ा लिखा मानव था, ठीक है ना। तो बात सीधी समझ में आ रही कि भैया आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल का मानव ऐसा पहला मानव था जो पढ़ा लिखा था। ऐसा पहली बार था जब इस काल के मानव ने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि इस काल के मानव को पहली बार भाषा व लिपि का ज्ञान हुआ, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि पहला पढ़ा लिखा मानव, ठीक है, पहला पढ़ा लिखा मानव किस काल का था? आद्य ऐतिहासिक काल का। फिर उसके बाद क्या? एक बार पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई तो शुरू हो गई, फिर चलती चली गई, ठीक है, ये बताया था आपको, ठीक है। इसके बाद क्या था भाई? इसके बाद ये तो यहां पर बात हो गई, पढ़ाई लिखाई की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही। अब हम बात करेंगे कि वैदिक काल में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या कुछ चीजें थी, ठीक है ना। फिर वैदिक काल में क्या कुछ चीजें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड थी, ये देख लिया जाए, ठीक है ना। वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें हम, ठीक है, देखते हैं, है ना। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस काल का मानव पढ़ने लिखने स्कूल जाता था, हम ये कह रहे हैं कि इस काल का मानव माना क्या था? भाषा व लिपि का जानकार था, तो चीज़ों को पढ़ना और लिखना जानता था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तैयारी थोड़ा करता था कि SSC रेलवे की तैयारी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस काल का मानव पढ़ना लिखना जानता था, इसने लिखित साक्ष्य मतलब लिखित चीज़ें छोड़ी हैं।
आज भी इस काल की लिखित चीजें हैं, ठीक है, बस उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं हम, ठीक है। चलिए अब वैदिक काल की बात करें तो भैया वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में साथियों एक शब्द आता है उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय। उपाध्याय किसे कहा जाता था, तो याद करिए भाई, उपाध्याय कहा जाता था कि भाई जीवन यापन के लिए, जीवन यापन हेतु, जीवन यापन हेतु, ठीक है, जीवन यापन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला, वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता था, वेद वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता था, ठीक है ना। जीवन यापन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक। तो जीवन यापन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था, ठीक है ना। हाँ, अगली बात कि भाई आप देखेंगे इस काल में, ठीक है, एक होता था यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। इस काल में क्या होता था भैया, एक यज्ञोपवीत संस्कार होता था। क्या था यज्ञोपवीत संस्कार, इसी के बाद बच्चा, इसी के बाद बच्चा, ठीक है, इसी के बाद बच्चा पढ़ने लिखने, ठीक है ना, पढ़ने लिखने, ठीक है, आश्रम जाता था, पढ़ने लिखने आश्रम जाता था। भाई वैदिक काल में पढ़ाई लिखाई कहाँ होती थी, वैदिक काल में पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो भाई सब वैदिक काल में पढ़ाई लिखाई आश्रम में होती थी, ठीक है ना। हाँ, वैदिक काल में जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो कहाँ होती थी, आश्रम में होती थी। तो एक यज्ञोपवीत संस्कार था, 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16। वो अलग बात है, ज़्यादातर लोगों को एक ही पता होता है, अंतिम, अंतिम संस्कार, बस वही पता होता है ज़्यादातर लोगों को, बट होते 16 संस्कार है, ठीक है। तो इसी 16 संस्कार में से एक संस्कार यह भी है, क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। अब वैदिक काल में आप देखेंगे कि भाई एक था उपनिषद, एक शब्द था उपनिषद। उपनिषद क्या था भैया, उपनिषद दरअसल में किताबें थी, और इनकी कुल संख्या कितनी थी, तो उपनिषदों की कुल संख्या थी 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी, 108। और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना, गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है। ये क्या था भैया, ये उपनिषद का अर्थ था, ये उपनिषद का अर्थ था, ठीक है, ये उपनिषद का क्या अर्थ था, अर्थ था। और बाकी ये है कि जैसे ये उपनिषद है, उपनिषद वास्तव में हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें थी, उपनिषद, ठीक है, हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें थी, हिंदू दर्शन, ठीक है ना, पर आधारित किताबें थी, पर आधारित किताबें थी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, सिंपल। खैर, तो वैदिक काल से रिलेटेड क्या क्या आपने देख लिया कि भैया उपाध्याय किसे कहते थे, यज्ञोपवीत संस्कार क्या था, उपनिषद का अर्थ था गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखिए, अब हम जरा बात करेंगे कि भाई प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र, है ना, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्रों की बात करें, है ना, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र। अब ये जो प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्रों पर चर्चा होने जा रही है, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्रों पर जो चर्चा है, इसमें ज़रा समझिएगा ध्यान से। भाई इसमें किसका किसका नाम लिख लिया जाए, तो एक नाम लिख लिया जाए तक्षशिला का, ठीक है, एक नाम तक्षशिला का आएगा, एक नाम नालंदा का आएगा, ठीक, नालंदा का आएगा, एक नाम वल्लभी का आएगा, वल्लभी गुजरात, ठीक है, एक नाम विक्रमशिला का भी आएगा, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला का आएगा, ठीक है, एक नाम ओदंतपुरी का भी आएगा, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी का आएगा, और एक नाम जगदल विश्वविद्यालय का आएगा। किसका, जगदल विश्वविद्यालय। तो जगदल विश्वविद्यालय, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बट तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं कहा जाता, ठीक है। अब इसमें है क्या कि भाई तक्षशिला ये आज के हिसाब से कहाँ पड़ता है, आज के हिसाब से ये पड़ता है रावलपिंडी, पाकिस्तान। आज के हिसाब से ये कहाँ पड़ता है, रावलपिंडी, पाकिस्तान,
ठीक है। तो आज के हिसाब से ये रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला, क्या अगर आपसे कभी भी पूछे शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, कभी भी आपसे कहता है शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, आप यही बताएंगे, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र। ठीक है, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, या तो क्या कहेगा, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में क्या है, इसमें हम कहेंगे सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय। एक बात ये हो गई, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहेगा तो नालंदा, और अगर सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र कहेगा तो तक्षशिला। सिंपल, ठीक है ना। हाँ, अगली बात, नालंदा बिहार में है, ये तो सबको पता है। मौर्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन, सॉरी मौर्यकालीन कह रहे हैं, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, जैसे तक्षशिला मौर्यकालीन था, वैसे ये गुप्तकालीन था, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, गुप्तकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि इसे किसने ध्वस्त किया था, तो इसे ध्वस्त करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया था। ठीक है, अच्छा, वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करें तो पहली बात तो ये गुजरात में है। कहाँ पर था, गुजरात में भैया। ठीक है, और अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह भी यहाँ लिख दें कि भाई इसका निर्माण कराया किसने था, तो इसको बनवाया था किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने बनवाया था भाई, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का था, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का था। इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था भट्टार्क ने। किसने, भट्टार्क। भट्टार्क किस वंश का था, मैत्रक वंश का था। किस वंश का, मैत्रक वंश का था। ठीक है, किस वंश का था, मैत्रक वंश का था। ठीक है, मैत्रक वंश का था, भट्टार्क मैत्रक वंश का था, गुजरात का। ठीक है, यहां पर पढ़े हुए ज्यादातर लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे, यहां पर पढ़े हुए ज्यादातर लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह बनवाया था किसने भाई, धर्मपाल ने। ठीक है, और नाम से ही स्पष्ट है कि पाल वंश का था। ठीक है ना, किस वंश का था, पाल वंश का था। ठीक है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर, बिहार में। ठीक है, कहां पर भाई, बिहार में। ठीक है, बिहार के भागलपुर में ये स्थित है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था भैया, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्या था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का केंद्र। भाई ये सभी बौद्ध शिक्षा के, देखिए इसमें एक नोट यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां नोट में ये लिख देते हैं कि भाई तक्षशिला के अलावा, इनमें से बात हो रही है, तक्षशिला के अलावा, तक्षशिला के अलावा अन्य सभी, तक्षशिला के अलावा अन्य सभी बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, तो इसमें से तक्षशिला के अलावा बाकी सब के सब तक ना क्या थे, बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है ना। हाँ, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था भैया, ये गोपाल के द्वारा बनवाया गया था। किस शासक ने बनवाया था, गोपाल। ठीक है, किसने बनवाया इसको, गोपाल। ठीक है, दूसरा ये कहां पर था, बिहार। ठीक है ना, बिहार में था।
कहाँ पर था? बिहार में था, ठीक है ना, बिहार में था। तो भैया ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा बनवाया गया था, बिहार में था, ये भी पाल वंश का था। जगदल विश्वविद्यालय की बात करें तो भैया ये बांग्लादेश, आज के हिसाब से ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश, ठीक। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया गया था रामपाल के द्वारा, रामपाल, ठीक है, रामपाल। तो भाई बात को समझेंगे, ठीक है, एकदम आपको सीधी सी बात है कि भाई प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र की हम बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि भाई एक एक करके समझते जाइए, आराम से समझ में आता चला जाएगा। क्या कि भाई देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र में तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, ठीक है, विक्रमशिला है, ओदंतपुरी है, जगदल है। इनमें से हमने यहां नोट करके बता दिया भैया कि तक्षशिला जो है, तक्षशिला के अलावा अन्य सभी जो है ये सब के सब बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है ना, ये सब के सब क्या थे? बौद्ध शिक्षा का केंद्र थे। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो भैया तक्षशिला नहीं था, बाकी सब तो है ही, ठीक है। तो तक्षशिला क्या है? रावलपिंडी पाकिस्तान में है। शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र पूछे तो यह बताएंगे, लेकिन सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे तो नालंदा बताएंगे। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है, लेकिन नालंदा गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया और बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला जो चीनी यात्री था वो वेनसांग था, है ना। नालंदा में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? वेनसांग था, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय भट्टारक ने बनवाया था, जो मैत्रक वंश का था। और वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है, यहां पर पढ़े हुए लोग ज्यादातर उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय, ये तीनों ही विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो पाल शासकों के समय में बने हैं। ये तीनों के तीनों किसके समय में बने हैं? पाल शासकों के समय में बने हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है भैया, प्राचीन काल में जो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र वाला मामला है वो खत्म हो जाता है। अब क्या आता है? अब मध्यकाल आता है, ठीक है ना। अब आएगा क्या? मध्यकाल, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में शिक्षा, मध्यकाल में शिक्षा के, ठीक है, केंद्र। अब मध्यकाल में शिक्षा के केंद्रों की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या नाम आएगा भैया? एक नाम आएगा जौनपुर का, एक नाम आएगा जौनपुर का, एक नाम आएगा आगरा का, ठीक है ना, आगरा का। एक नाम आएगा दिल्ली का, ठीक है ना, दिल्ली का नाम आएगा, ठीक है। और एक आ जाएगा भैया क्या? एक दारुल बका, दारुल बका नाम का एक कॉलेज बनवाया गया था, ठीक है। हाँ, तो बस यही चार आएगा, देखेंगे इसमें, ठीक है। क्या जौनपुर की अगर हम बात करते हैं तो भाई जौनपुर के में क्या होता है? अगर आपसे कहता है मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, है ना, मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ऐसे नॉर्मली कहें कि मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, तो आप बताएंगे जौनपुर। मध्यकाल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र पूछेगा तो जौनपुर बताएंगे, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? इसी वजह से इसको सिराजे हिंद कहा गया है, इसी वजह से इसको सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व का सिराज, सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा गया है, सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई जौनपुर, भाई शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, एक बात समझिए कि जैसे कभी मान लीजिए आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि भारतीय इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक, भारतीय इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक कौन था? सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक, तो भारतीय इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक यदि आपसे पूछे, ठीक है, वैसे तो पूछने को अनपढ़ शासक भी पूछता है, जैसे अकबर अंगूठा छाप, ठीक है ना, तो अकबर अंगूठा छाप अनपढ़ शासक था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हम करें भैया भारतीय इतिहास का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक, तो या तो ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक मिलता है और या तो ऑप्शन में शेरशाह सूरी मिलता है, जो भी मिल जाए वो आंसर है, दोनों नहीं मिलेगा एक साथ, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी, जो भी ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो शेरशाह सूरी ने यहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की,
ठीक है ना, सीधी सी बात है, जौनपुर से ही शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। आगरा की बात करें तो मुगल कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है ना, मुगल कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मुगल काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, चूंकि मुगलों की राजधानी थी तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र होना तो स्वाभाविक भी था लगभग, ठीक है ना, हाँ जी, मुगल कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो यह भी मुगल काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा, लेकिन दूसरे स्थान पर था, ठीक है ना। मुगल काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा, मुगल काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा, उसमें पहले स्थान पर आगरा था, दूसरे स्थान पर दिल्ली थी, ठीक है ना। हाँ, दारुल बका ये क्या था? दिल्ली में स्थापित एक कॉलेज कह सकते हैं, दिल्ली में स्थापित, ठीक है, दिल्ली में स्थापित एक कॉलेज या मदरसा, दिल्ली में स्थापित एक कॉलेज, दिल्ली में स्थापित एक कॉलेज, दिल्ली में स्थापित एक कॉलेज या मदरसा, ठीक है ना। किसने स्थापित किया था इसको? तो इसको स्थापित किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसने स्थापित किया था इसको? इसको स्थापित किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा भैया? शाहजहां के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, शाहजहां के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर सीक्वेंस से अभी तक आप क्या पढ़ते आए भाई? सिंपल सी चीज कि हमने कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है भारत में शिक्षा का विकास। क्या भैया? भारत में शिक्षा का विकास। और जब हम कह रहे हैं भारत में शिक्षा का विकास, तो हम इसको प्राचीन काल से शुरू करके आज तक का पूरा शिक्षा का विकास बताएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि भैया पाषाण, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल जो भी है ये, इनमें से सबसे पहले पढ़ना लिखना इंसान ने किस काल में सीखा? तो आद्य ऐतिहासिक काल के मानव ने सबसे पहले पढ़ना लिखना सीखा, मतलब इस काल के मानव को भाषा व लिपि का ज्ञान था, तो लिखाई पढ़ाई हो जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बताया कि वैदिक काल में उपाध्याय जीवन यापन करने वाले, ठीक है, जीवन यापन हेतु वेद वेदांग जो पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहते थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उपनिषद हो गया, जिसका मतलब है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। फिर प्राचीन काल में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र ये आपके हो गए, मध्यकाल में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हो गए। अब हम सीधा सीधा किस पर आएंगे? आधुनिक काल में शिक्षा के केंद्रों पर आएंगे। अब आधुनिक काल में जब हम शिक्षा के केंद्रों पर आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि ब्रिटिश भारत, भाई आधुनिक काल का मतलब क्या? ब्रिटिश भारत। आधुनिक काल का मतलब क्या? ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से चीजें हुई हैं, ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से चीजें हुई हैं और एक एक करके आगे बढ़ी हैं, वो यहां पर समझने की जरूरत है, ठीक है ना, सॉरी, वो यहां पर समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से एक एक करके चीजें समझ में आएंगी। अब हमें क्या करना है कि हम आधुनिक शिक्षा, मतलब आधुनिक भारत में जो शिक्षा के बारे में बात करेंगे, उसमें थोड़ा ऐसे कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि क्या बात करनी है, कि ये कि अंग्रेजों ने भारत में, ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों किया? अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार प्रसार इसलिए किया क्योंकि उन्हें छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीयों की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि वो भारत के लोगों को शिक्षित करके दुनिया में बहुत नाम रोशन करना चाहते थे। उन्हें छोटे मोटे जो उनके प्रशासनिक पद थे भारत में, ठीक है, उसके लिए उन्हें भारतीयों की जरूरत थी। जैसे क्या है कि भाई अगर वो है ना क्या करते, वो या तो ब्रिटेन से लोगों को, पढ़ा लिखा लोगों को ले आते, तो ब्रिटेन से पढ़े लिखे लोगों को ले आते, इससे बेहतर उन्होंने सोचा कि यहीं के लोगों को पढ़ा लिखा कर छोटे मोटे नौकरियों पर रख लिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन से लोग इतने आ पाए छोटे मोटे नौकरियों के लिए भी, छोटे छोटे पदों के लिए भी ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाया लिखाया और सारी चीजें करी, ठीक है। बट वही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते लिखते गए, भारतीय समझदार होते गए, फिर अंग्रेजों की लंका लगा दी, ठीक है ना, कि किस प्रकार से भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हुआ। याद होगा आपको कि पिछले सेशन में, ठीक है ना, हम पिछले सेशन में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पर डिस्कस किया था, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में शिक्षा के विकास पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास पर, ठीक है। प्रयास ये रहेगा कि आधुनिक भारत के शिक्षा के विकास के साथ साथ अभी तक की जो सारी चीजें हैं, मतलब वर्तमान तक की व्यवस्था है, सारी जो है हम इसी सेशन में कवर कर लें। अगर कुछ रह जाता है तो अगले सेशन में जाना पड़ेगा, नहीं तो कोशिश रहेगी कि इसी सेशन में हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? तो भैया सबसे पहले शुरुआत करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, और एकदम आपको समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि भैया मदरसा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहला जो मदरसा स्थापित किया गया 1781 में।
कब स्थापित किया गया भैया? 1781 में, ठीक है ना। तो मदरसा कहां पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में, ठीक है। कहां पर भाई? कलकत्ता में। तो ये पहला था, ठीक है, ये पहला दफा था जब किसी अंग्रेज ने भारत में शिक्षा के लिए कुछ किया, ठीक है, जैसा भी किया बट किया। क्या किया? तो कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा, ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा, ठीक है ना। कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा था ये, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मदरसा, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, कोई है ना आपत्ति नहीं। और यह भी है कि अगर आप याद करें तो इस टाइम पर बंगाल का भाई कौन गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसके द्वारा इसको स्थापित किया गया होगा? संभवतः इसके समय, इस समय कौन था भैया? संभवतः इस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। संभवतः क्या कंफर्म है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो अब जरा देखिए भाई, हाँ जी, अब जरा देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पहला मदरसा स्थापित किया गया, ठीक है, तो ये मुसलमानों के लिए था भाई, मदरसे में मुसलमान ही पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है भाई, इसके जस्ट बाद की हम बात करें तो हम बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की। किसकी बात कर लेते हैं जरा? एशियाटिक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। अब ये जो एशियाटिक सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कह सकते हैं आप, या फिर आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता कह सकते हैं, या केवल एशियाटिक सोसाइटी भी कह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे केवल एशियाटिक सोसाइटी कह लीजिए, या फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता कह लीजिए, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कह लीजिए। किसके द्वारा और कब स्थापित किया गया भैया? तो ये साथियों स्थापित किया गया 1784 में। कब स्थापित किया गया? 1784 में। और इसकी भी स्थापना कहां पर की गई? वहीं बंगाल में, कलकत्ता में ही की गई, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना की गई भैया? तो विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा भाई? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य क्या था भैया? है ना, तो इस संस्था का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय, ठीक है, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का, ठीक है, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, अध्ययन के लिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान देना है कि भैया प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन के लिए, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए। अच्छा जी, तो ये तो ध्यान देना ही देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये संस्था भाई पढ़ाई लिखाई से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्ययन के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ये विलियम जोन्स यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। विलियम जोन्स जो हैं, ठीक है, ये जो विलियम जोन्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने इस फील्ड में थोड़ा ठीक ठाक योगदान दिया है। क्या योगदान दिया है आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, विलियम जोन्स की हम बात करें तो ये वही है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है भाई, इंग्लिश अनुवाद किया है कुछ किताबों का, और कौन कौन सी किताबों का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। कौन सी किताबों का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी किया है भाई इन्होंने साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम का किया है, ठीक है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की किताब का, अभिज्ञान शाकुंतलम, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की किताब का भाई अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये किसकी किताब है? तो आप जानते ही होंगे कि ये भैया कालिदास की किताब है। किसकी? कालिदास की किताब है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया इन्होंने और किसका किया है? इन्होंने किया है एक गीत गोविंद का। किसका किया है? गीत गोविंद का भी इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है। गीत गोविंद किसकी किताब है? तो गीत गोविंद जयदेव की किताब है। किसकी भैया? जयदेव की किताब है। और इन्होंने एक इंग्लिश में अनुवाद किया मनुस्मृति का, ठीक है ना। किसका? मनुस्मृति का भी इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया। मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किया, ठीक है ना, है ना भैया? हाँ ठीक है। तो किसका भैया? मनुस्मृति का भी इंग्लिश में अनुवाद किया।
मनुस्मृति जो है ये क्या है, ये भैया ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ये क्या है साथियों, ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ये हिंदू धर्म की क्या है भैया, ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ठीक बात है ना, ये क्या है, ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देंगे, ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा जी, अब इस प्रकार से आप देखिएगा। ठीक है, ये हिंदू धर्म की क्या है, ये हिंदू धर्म की पहली कानून की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा, मनुस्मृति जो है, ठीक है, इसका बदला हुआ नाम, ठीक है, बदल कर नाम क्या रखा है ना, जब ट्रांसलेशन किया तो बदल कर नाम क्या रखा, इसका बदल कर जो नाम रखा वो रखा गया इनके द्वारा, क्या, ये रखा गया भैया द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। क्या नाम रखा इन्होंने, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। क्या नाम रखा, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, तो जरा इसको समझेंगे। सीधी सी बात है कि विलियम जोन्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। किसके बारे में भाई, हम विलियम जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि देखिए विलियम जोन्स ने क्या किया है, विलियम जोन्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। इन्होंने इन 3 किताबों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मनुस्मृति का, गीत गोविंद का। ठीक है ना, हाँ, किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद की गई अभिज्ञान शाकुंतलम पहली किताब है। ठीक है, इनमें से बाकियों का तो नाम नहीं चेंज किया, लेकिन मनुस्मृति का जब इंग्लिश में अनुवाद किया तो उसका नाम रखा इन्होंने द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहां तक कि इनके बारे में एक जानकारी और है जो जानिए कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य, याद करिए कि सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग, ठीक है, सेंड्रोकोट्स, ठीक है, याद होगा आपको कि सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। ठीक है, सेंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। ठीक है ना, लिए हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही बताया है। ठीक है, ये बात किसने बताई, इन्होंने ही बताई। ठीक है ना, तो इन्होंने ही बताई, तो याद रखेंगे कि इन्होंने ही ये बात बताई, इन्होंने ही ये बात कही। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई कि भैया सेंड्रोकोट्स शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये विलियम जोन्स वाला कंसेप्ट भी आप समझ गए। वापस इस पर आते हैं। विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित ये जो संस्था है एशियाटिक सोसाइटी, इसके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, है ना, एक पत्रिका भी निकाली गई थी। और इस पत्रिका का नाम क्या था, इस पत्रिका का नाम था भैया क्या, इस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। क्या नाम था इस पत्रिका का, इस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। क्या नाम था, एशियाटिक रिसर्चेस इस पत्रिका का नाम था। ठीक है ना, जो इस पत्रिका भाई इस संस्था के द्वारा निकाली गई थी। कौन सी संस्था, वही जो इन्होंने स्थापित की थी, जिसका नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी। क्या भैया, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है ना, तो एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना भी करी हुई है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। आई होप कि पूरा जो है कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो गया है ना, विलियम जोन्स स्पेशल हो गया ये। ठीक है ना, चलिए वापस इस पे लौटते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, क्या, एक नाम यहां पर लिख रहा हूं, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है ना, एक नाम यहां पर लिख रहा हूं साथियों, क्या, चार्ल्स ग्रांट। अब चार्ल्स ग्रांट का महत्व क्या है, तो अगर हम चार्ल्स ग्रांट की बात करें भैया, तो चार्ल्स ग्रांट कौन है भाई, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है। कौन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है। ठीक है, भारत में आधुनिक, आज ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जा रहा है। ऐसा इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जा रहा है। तो भैया एक्चुअली में क्या है कि भारत में जो स्कूलों का जाल आज के टाइम में आप देख रहे हैं ना, कि भैया एक निश्चित दूरी पर आज के टाइम में जैसे एक स्कूल होते हैं कि हर गांव में एक स्कूल है। ठीक है, तो शिक्षा के प्रसार के लिए जिस तरह से स्कूलों का तंत्र, स्कूलों का जाल आप आज के टाइम में देखते हैं, वो इन्हीं का विचार था। सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट ने ये विचार दिया कि शिक्षा का प्रसार करना है तो जगह जगह पर, ठीक है, स्कूल होने चाहिए शिक्षा देने के लिए। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये हैं भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक। कौन भैया, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और देखिए भाई, अगली बात है संस्कृत कॉलेज। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ठीक है,
अब ये जो संस्कृत कॉलेज की बात होने जा रही है, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि भैया संस्कृत कॉलेज कब स्थापित हुआ था, तो ये संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था 1791-92 में, ठीक है, 1791-92 में ये संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ था बनारस में। कहाँ पर स्थापित हुआ ये बनारस में स्थापित हुआ। किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो भैया उस समय बनारस के रीजेंट हुआ करते थे जोनाथन डंकन। कौन, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया, बनारस के रीजेंट जोनाथन डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसी के जस्ट बाद आप क्या देख लीजिए, इसी के जस्ट बाद देख लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या भैया, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, सीधी सी बात। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम बात करें, फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो भैया यहां पर क्या जानिए, यहां पर ये जानिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, वेलेज अली के द्वारा, ठीक है, गवर्नर जनरल वेलेज अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी भैया, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। किस लिए स्थापना की गई थी, तो कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असैन्य अधिकारी हैं, असैन्य मतलब जो सेना में नहीं है, असैन्य अधिकारियों, ठीक है, असैन्य अधिकारियों की शिक्षा हेतु, असैन्य अधिकारियों, ठीक है, असैन्य अधिकारियों की शिक्षा हेतु, ठीक है, असैन्य अधिकारियों की शिक्षा हेतु, ठीक है, सिंपल सी बात आपको ध्यान देनी। तो भैया फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है। कहां स्थापित हुआ था, तो भैया कलकत्ता में। कहां पर स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। दरअसल में अगर आपको याद हो तो फोर्ट विलियम था कहां, याद करिए, फोर्ट विलियम कहां था, कलकत्ता में ही था। यहां तक कि कलकत्ता का शुरुआत में नाम ही फोर्ट विलियम था। कलकत्ता का शुरू में नाम ही क्या था, फोर्ट विलियम था, ठीक है ना। तो कलकत्ता का भाई साहब शुरू में नाम ही फोर्ट विलियम था, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें, जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो भैया फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हम कहां चले, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और चीजों को देखते हुए चले। क्या भैया, तो ये वाला तो बता ही दिया है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब जरा ये भी समझिए कि ये जो चीजें हो रही हैं, है ना, इन चीजों के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी और वो है चार्टर एक्ट 1813। क्या भैया, चार्टर एक्ट 1813। ये जो चार्टर एक्ट 1813 है, ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई चार्टर एक्ट 1813 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों, है ना, पहली बार शिक्षा बजट आया, पहली बार शिक्षा के लिए बजट आया, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा का बजट का प्रावधान किया गया, वो भी कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। पहली बार शिक्षा के लिए बजट आया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया। आप क्या कह सकते हैं भैया, इसके माध्यम से, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया, भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया, भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक है ना। अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक बात है, ठीक, सीधा पहली बार शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक है। अच्छा, इसी के तुरंत बाद का क्या मामला याद करिए, इसी के तुरंत बाद का मामला याद करिए, ठीक है ना। हाँ, फोर्ट विलियम के बाद लिखना है इसको, ये तो बीच में विलियम जोन्स स्पेशल है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इतना पूरा लिख लीजिए, फिर फोर्ट विलियम स्पेशल आप चाहें तो, सॉरी, विलियम जोन्स स्पेशल लिखना चाहें तो लिख सकते हो, उसके बाद ये लिखें, ठीक है, या विलियम जोन्स वाला अलग से लिख लें, जैसे भी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखिएगा कि हम बात करेंगे भाई हिंदू कॉलेज की। किसकी भैया, हिंदू कॉलेज को और क्या कहा गया है, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा गया, हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो ये जो हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ये जो हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज है,
तो आप इसमें देखिए कि हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज जो हम इसको कह रहे हैं, इसके संस्थापक कौन है? ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। लेकिन राजा राममोहन राय द्वारा इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से स्थापित की गई थी। एक अंग्रेज थे डेविड हेयर, इनके सहयोग से, के सहयोग से स्थापित, के सहयोग से स्थापित, ठीक है ना। तो इन्हीं के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, डेविड हेयर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान दें। अब इसके तुरंत बाद, इसके बाद क्या आ रहा है मामला? ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा के जनक हैं चार्ल्स ग्रांट, ठीक है ना भैया अमन बाबू। आधुनिक शिक्षा के जनक हैं चार्ल्स ग्रांट, जिन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों के तंत्र का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। देखिए, तो भाई हिंदू या प्रेसिडेंसी कॉलेज के जस्ट बाद का मामला हम आपको बताएं, मैकाले मिनट्स। क्या भैया? मैकाले मिनट्स। अब ये जो मैकाले मिनट्स है, इसको आप मैकाले घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र, ठीक है ना। मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र, ठीक है ना। अब ये जो मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र है, ये जो मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र है, ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने का, है ना, सिफारिश की गई थी। उच्च शिक्षा का माध्यम, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ठीक है। इसमें ये सिफारिश की गई थी कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो? उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो, ठीक है ना, हाँ, इंग्लिश हो, ये इसमें सिफारिश की गई थी। ये बात 1835 की है। कब की है भैया? ये बात 1835 की है, ठीक है। तो 1835 में ये आया था। कब आया था भैया? 1835 में, ठीक है ना, हाँ जी, 1835 में, ठीक है ना, हाँ। अरे भाई सीधा सीधा लिखा है कि बाई राजा राममोहन राय, का मतलब इन्होंने स्थापना करी। यहाँ लिखा है सहयोग, तो सहयोग का मतलब नहीं समझते हो? सहयोग का मतलब क्या? कि सहयोग किया, पैसा दिया होगा, जमीन दी होगी, जो भी किया होगा। मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बनाए जाने की सिफारिश की गई, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो दो बातें जानिए कि भाई इस समय गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल जरूरी होता है यहाँ पे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था इस समय। कौन था भैया? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था इस समय, ठीक है। ये भी जरूरी है कि इस समय कौन गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, ठीक है। और चूंकि ये मैकाले के द्वारा लाया गया था, इसीलिए मैकाले क्या कहलाया? मैकाले भैया अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहलाया। इसीलिए मैकाले क्या कहलाया? अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहलाया, ठीक है। मैकाले को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर इसी वजह से मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जा रहा है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना, हाँ जी भैया, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो ऐसा कहा गया, ठीक है ना, हाँ ऐसा कहा गया, ठीक है। हाँ, ये जो है 1817 है, जाहिर सी बात है, अभी 1800 ईस्वी की बात चल रही, ठीक है ना। तो भैया उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो ऐसा कहा गया, ठीक है। विलियम बेंटिक के समय में इसको लागू किया गया, और चूंकि यहां पर इसको लागू किया गया और यह सिफारिश मैकाले द्वारा दी गई थी, इसी वजह से मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। और यहीं से एक चीज और जुड़ती है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। यहीं से एक चीज और जुड़ती है कि भारत में, है ना, यहीं से ये चीज भी जुड़ती है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है ना, हाँ, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक। तो यह भी याद कर लेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब पड़ी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो ये सिंपल मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र, आज जो भी कह लीजिए। लेकिन एक बात का यहां पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि ये 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की इन्होंने और इसे लागू किया गया। इससे भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी जरूर है, लेकिन यह आधुनिक शिक्षा के जनक नहीं है, ये केवल अंग्रेजी शिक्षा के जनक हैं। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? चार्ल्स ग्रांट हैं आधुनिक शिक्षा के जनक, ठीक है ना। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, एक ही में मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे भाई फिल्ट्रेशन थियरी की। शिक्षा में फिल्ट्रेशन थियरी, ठीक है। फिल्ट्रेशन थियरी मतलब हो गया अधोमुखी, ठीक है, क्या? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है ना, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है ना, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है।
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। दूसरा, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया फिल्ट्रेशन थियरी। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन थियरी। इंग्लिश में कहेंगे फिल्ट्रेशन थियरी, और या तो फिर सीधा सीधा वही है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है ना, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थियरी। अब ये था क्या? ये था क्या? तो बड़ा अजीब लगता है सुनकर, लेकिन सुन लीजिए, पढ़ रहे हैं तो। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है या फिल्ट्रेशन थियरी है, इस थियरी में ये कहा गया, इस थियरी में ये कहा गया कि शिक्षा सभी को दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि शिक्षा सभी को दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम शिक्षा केवल उच्च वर्गों को देंगे, निम्न वर्गों तक शिक्षा छन छन कर पहुंचेगी। ठीक है, मतलब अंग्रेजों का कहना था कि हम उच्च वर्गों को शिक्षा देंगे, निम्न वर्गों तक जो शिक्षा है वो छन छन कर पहुंचेगी। ठीक है, मतलब शिक्षा ना हुई, चाय हो गई, छान छान कर देने निकले हैं। आज के टाइम में होते तो कूट दिए जाते। ठीक है ना। हाँ, तो भाई साहब ये याद रखेंगे, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थियरी। ठीक है, फिल्टर कर करके दे रहा है। खैर देखिए, यह थियरी किसने दी थी? ये थियरी दी थी भैया, थियरी किसने दी थी? ये थियरी मैकाले की थी। मैकाले बहुत घमंडी व्यक्ति था। ठीक है ना, मैकाले बहुत घमंडी व्यक्ति था। मैकाले ने तो एक बार क्या कहा पता है? मैकाले ने एक बार कहा कि हमारे लंदन की लाइब्रेरी के एक, है ना, मतलब एक बक्से में रखी हुई किताबें समस्त एशिया और समस्त एशिया और अरब के ज्ञान पर भारी है। मतलब उसका कहना था कि समस्त एशिया और अरब का ज्ञान एक तरफ, और हमारे लंदन की लाइब्रेरी का एक कोना, एक बक्सा एक तरफ। ठीक है, इसका कहना था बकलोल का, है ना। खैर आज के टाइम में होता है तो इसको ओपन चैलेंज दिया जाता है कि ये लो लूसेंट, है ना, ये लो लूसेंट, तुम पढ़ के दिखाओ, हम पढ़ के दिखाएंगे। हम तो ये तक भी बताएंगे कि कौन से पेज नंबर की कौन सी लाइन में क्या लिखा है, तुम बताओ। खैर मैकाले, ठीक है, चाहे जैसा भी था, बट मैकाले ने बहुत कुछ किया है। जैसे भाई ये देखिए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ये वाली थियरी दी। यहाँ तक कि आज तक जो आईपीसी हम लोग झेल रहे थे वो भी मैकाले की देन थी। ठीक है ना। खैर, तो ये सिद्धांत मैकाले ने दिया, लेकिन ध्यान रहे सरकारी तौर पर इसे, ठीक है, इधर लिख देते हैं, इसे सरकारी तौर पर किसने लागू किया भैया? ठीक है, सरकारी तौर पर इसे किसने लागू किया? यहां लिख देते हैं। ठीक है, सरकारी तौर पर इस थियरी को, सरकारी तौर पर इसे गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया, समझ रहे हैं ना। हाँ जी भैया, तो सरकारी तौर पर इसे गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया। ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये हो गई भाई बात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत की। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि ये चीज जो आप देख रहे हैं कि लगातार अंग्रेजों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चार्टर एक्ट लाए, है ना, यहाँ भी एक अंग्रेज मदद कर रहा है कॉलेज स्थापित करने में, यहाँ सब भी चीजें हो रही। तो ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शिक्षित क्यों किया जा रहा है? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को शिक्षित क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या चाहते हैं अंग्रेज? आखिर भारत में, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का कारण, भारत में शिक्षा, अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का कारण, ठीक है, प्रसार का कारण कि भैया क्यों, ठीक है, शिक्षा का प्रसार कर रहे थे भारत में, तो अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के कारण। ठीक है ना। तो क्या कारण था भैया? कारण था छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, शिक्षित
भारतीयों की आवश्यकता, शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला मामला था भाई। अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अब इस मामले के तुरंत बाद ये आया है और इस मामले के तुरंत बाद क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, रुड़की। ठीक है, क्या भैया, रुड़की, रुड़की उत्तराखंड। ठीक है, रुड़की उत्तराखंड 1947। ठीक है, रुड़की उत्तराखंड 1947। ठीक है, तो देखिएगा जरा, रुड़की उत्तराखंड 1947, ये क्या है, भारत का पहला, सॉरी 1947 नहीं, 1847। रुड़की उत्तराखंड 1847। ठीक है, तो ये क्या था, ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, ये क्या था भैया, ये था पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक, अच्छा, अगर ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था तो पहला आईआईटी, मान लीजिए अगर हम कहें पहला आईआईटी बताओ। ठीक है, तो पहला आईआईटी जो था वो स्थापित हुआ खड़गपुर। ठीक है, पहला आईआईटी स्थापित हुआ कौन सा, खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल, खड़गपुर वेस्ट बंगाल। तो पहला आईआईटी कौन सा है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, बिल्कुल। और अगली बात, इसके तुरंत बाद की बात, ठीक, क्या, वुड डिस्पैच। ठीक है, अब जब वुड डिस्पैच कब आया और क्या था, वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। ठीक, अब ये जो वुड डिस्पैच है 1854 का, 1854 का वुड डिस्पैच, देखिए इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो उच्च शिक्षा से संबंधित था, है ना, उच्च शिक्षा से संबंधित था। कई बार पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित था, तो आप बताएंगे उच्च शिक्षा से संबंधित था। क्या बताएंगे कि भैया उच्च शिक्षा से संबंधित था। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि और किससे संबंधित था, तो महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा कभी कभी, है ना, ऐसे भी पूछ लेता है कि महिलाओं को पहली बार शिक्षा की अनुमति, ठीक है ना, महिलाओं को पहली बार शिक्षा की अनुमति कब और किसने दी। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे कि महिलाओं को पहली बार शिक्षा की अनुमति 1854 में वुड डिस्पैच के माध्यम से डलहौजी के शासनकाल में की गई। ठीक है ना, अब आप सोचेंगे कि इसका नाम वुड डिस्पैच क्यों है, तो इसमें जो वुड शब्द आ रहा है, वुड का मतलब है एक व्यक्ति का नाम, और उसका नाम क्या था, चार्ल्स वुड। ठीक है ना, तो भैया उसका नाम ही वुड था, तो उसी के नाम पर इसको वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, और ये उच्च शिक्षा से कितना संबंधित था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर बंबई, मद्रास, ठीक, और कलकत्ता, तीनों जगहों पर, ठीक है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों जगहों पर क्या हुआ, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। एक एक क्या स्थापित हुआ भाई, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। बात समझ रहे हैं, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अब ये जो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, एक एक विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ, ठीक है, ये कैसे हुआ भाई, इसी की सिफारिश पर। ठीक है ना, की सलाह पर या की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसी की सिफारिश पर या इसी की सलाह पर इसको स्थापित किया गया। और वुड डिस्पैच डलहौजी की शरण आया था, ये बहुत जरूरी है। और वुड डिस्पैच ने इतने बड़े काम किए, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। समझ रहे हैं, इसको कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, हाँ जी, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और ये जो तीनों विश्वविद्यालय बने, ये 1856 में बने थे।
ठीक है ना, 1856 में बने थे ये तीनों ही विश्वविद्यालय, ठीक है ना। हालांकि यहां पर इस विश्वविद्यालय के बनने के पहले एक काम और हुआ था, ठीक है, लोक शिक्षा विभाग का गठन, है ना, लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ था, है ना। इस समय भी गवर्नर जनरल डलहौजी ही था 1855 में। कब भैया? 1855 में। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। तो लोक शिक्षा विभाग का गठन, ठीक है, 1855 में। लोक शिक्षा विभाग का गठन 1855 में हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसके बाद अगली चीज है स्टैनली घोषणा पत्र। क्या है भैया? स्टैनली घोषणा। अब ये स्टैनली घोषणा क्या है और कब हुई, ठीक है, तो देखेंगे। अब ये स्टैनली घोषणा जो है, ये स्टैनली घोषणा जो है क्या है ये भाई? स्टैनली घोषणा 1859 में हुई। कब हुई थी स्टैनली घोषणा जो है? एक बात तो ये है कि भाई कब हुई है, तो 1859 में हुई है, ठीक है, 1859 में हुई है। और दूसरी बात क्या है कि भाई प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर लगाने का सुझाव। स्थानीय कर मतलब लोकल टैक्स, लोकल टैक्स, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, ठीक, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, ठीक बात है ना। हाँ जी भैया। तो सीधी सी बात है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय कर लगाने का सुझाव दिया। मतलब स्टैनली घोषणा में यह कहा गया, स्टैनली घोषणा में यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए जो खर्चा आए उस खर्चे को, उस पैसे को स्थानीय कर लगाकर वसूलना चाहिए, स्थानीय कर लगाकर वसूलना चाहिए। समझ रहे हैं? एक से एक दिग्गज है ना, शिक्षा के लिए भी टैक्स लेंगे। खैर उस हिसाब से तो इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब क्या है, एक है भैया हंटर, ठीक है, आयोग। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हंटर आयोग, ठीक है। तो देखा जाए भाई कि हंटर आयोग क्या है। क्या? हंटर आयोग देख लिया जाए। अब ये जो हंटर आयोग है, ठीक है, क्या क्या याद करोगे आप इसमें? एक तो ये कि 1882 में आया था, दूसरा ये कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये भी जरूरी बात है कि किससे संबंधित था, तो भाई प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और वुड डिस्पैच से, ठीक है, वुड डिस्पैच से शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में हुई, ठीक, प्रगति की समीक्षा के लिए आया, प्रगति की समीक्षा के लिए आया था, ठीक है ना। तो किस लिए आया था आप समझ गए, ठीक है ना। हाँ, तो वुड डिस्पैच से शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ये उसके लिए आया था, ठीक है ना। हाँ जी भाई। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद आप देखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्या भैया? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं आप, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, पहली बात तो इसका गठन कब हुआ? 1902 में। और दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष चूंकि टॉमस रैले थे, इसलिए आप इसको रैले कमीशन भी कह सकते हैं। टॉमस रैले, रेल ना बना देना, टॉमस रैले हैं, ठीक है ना। और इसके जो दो सदस्य थे, इसके दो सदस्य, ठीक है, हाँ, सदस्य भी पूछ सकता है कि इस आयोग के दो सदस्य कौन थे, ठीक है। तो एक थे गुरुदास बनर्जी, है ना, एक थे गुरुदास बनर्जी। कौन थे? गुरुदास बनर्जी थे, ठीक है, गुरुदास बनर्जी थे भैया। और एक थे सैयद हुसैन, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है ना, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक। तो ये सदस्य थे। अच्छा ये तो ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। क्या आया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। और ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया है 1904 में। कब आया है? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, तो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, शिक्षा में सुधार बढ़िया तरीके से हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, बिलग्रामी मिठाई अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद आप देखेंगे तो एक आया सैंडलर आयोग। क्या आया? सैंडलर आयोग। अब ये जो सैंडलर आयोग आया, सैंडलर आयोग, ठीक है, ये क्या है? सैंडलर आयोग, ठीक है। तो सैंडलर आयोग की अगर हम बात करें तो पहली बात तो 1917 में आया, ठीक है। दूसरी चीज कि 10+2 की शिक्षा, ठीक है, 10+2 की शिक्षा को 10+2 की शिक्षा को विश्वविद्यालयों से, ठीक है, विश्वविद्यालयों से हटाकर, ठीक है, या कॉलेज से हटाकर स्कूलों में कर दिया गया। हटाकर स्कूलों में कर दिया गया कि भैया स्कूलों में शिक्षा चलेगी, अब ये वाली स्कूलों में कर दिया गया, ठीक है। हाँ जी, तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। कि क्या? 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, 10+2 मतलब इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है, इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है, इस आयोग के आने के पहले क्या होती थी कि भैया विश्वविद्यालय में चलती थी। जब यह आयोग आ गया तो इसने कहा कि ऐसा है, विश्वविद्यालय से हटाओ, स्कूलों में इसको डालो। और इसके लिए माध्यमिक बोर्ड का बाकायदा गठन भी किया गया। इसके लिए क्या किया गया भैया? माध्यमिक बोर्ड का गठन भी किया गया, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्या हो गया? माध्यमिक बोर्ड का गठन, ठीक, माध्यमिक बोर्ड का गठन कर दिया गया, माध्यमिक बोर्ड का गठन, ठीक। और ये माध्यमिक बोर्ड बना 10+2 के लिए, ठीक है। दूसरा, शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया। शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया, मतलब शिक्षा पहले केंद्र की जिम्मेदारी होती थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती थी, अब शिक्षा प्रांतीय विषय हो गया, ठीक है ना। शिक्षा क्या हो गया? शिक्षा प्रांतीय विषय बना। और सैंडलर, इसका नाम सैंडलर आयोग क्यों है? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो सैंडलर थे। कौन थे? सैंडलर थे, ठीक है ना। हाँ, सैंडलर थे, ठीक है। अब ये सैंडलर कौन थे? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, इसीलिए इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे यहां लिख दे रहे हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या सैंडलर आयोग तो कह ही रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा क्या हो गया? प्रांतीय विषय बन गया, ठीक है ना। शिक्षा क्या हो गया? प्रांतीय विषय बन गया। तो अब सैंडलर आयोग से लेकर आगे की जो कहानी है वो हमें अगले सेशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सैंडलर आयोग से लेकर आगे की जो स्टोरी है साथियों, आगे का जो कंसेप्ट है वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इकट्ठे बहुत हो जाएगा और अभी ठीक ठाक है। जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम सैंडलर आयोग हुआ था, उसके जस्ट बाद का मामला है हारटोंग समिति। क्या मामला है भैया? उसके जस्ट बाद का मामला है साथियों हारटोंग समिति। क्या? हारटोंग समिति, ठीक है। अब ये जो हारटोंग समिति है, हारटोंग समिति, ठीक है। हारटोंग समिति की अगर हम बात करें तो भाई एक बात तो ये है कि 1929 में आया था, और दूसरी बात ये है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, तो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश, ठीक है। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश, ठीक है ना। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात थी, ठीक है। तो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, है बैक साइड वाला रिवीजन। इसके पहले कोई बैक साइड है नहीं, मतलब अमन बाबू बैक साइड वाला रिवीजन मतलब कैसे? इसको क्या करें क्या करें? इस स्क्रीन को उठा के पलटा करते हैं, पीछे करते हैं, पीछे वाला रिवीजन करा दें, कैसे? मतलब समझे नहीं आप? हारटोंग समिति 1929 में हारटोंग समिति आई थी, ठीक है ना। हाँ हारटोंग समिति 1929 में बनी थी,
और इस हार्टोंग समिति ने क्या किया, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। क्या करी भैया, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की। ठीक है, इसके तुरंत बाद का मामला क्या है, इसके तुरंत बाद का मामला है वर्धा, ठीक है, समिति या वर्धा घोषणा। तो इसके तुरंत बाद का मामला जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ने जा रहा है। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, वर्धा योजना। ठीक है ना, क्या है ये, वर्धा योजना। ठीक है, वर्धा ही लिखना, वर्धा ना लिख लेना। ठीक है ना, तो वर्धा योजना। अब ये जो वर्धा योजना है, ठीक है, दो बातें मुख्य रूप से। पहली बात तो 1937 में वर्धा योजना आई थी, 1937 में। दूसरी बात महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी थी, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी थी, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी। ठीक है, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी। ठीक है, महात्मा गांधी के हरिजन पत्रिका में छपी। ठीक है, वर्धा योजना 1937 किससे संबंधित थी भैया, बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित। ठीक, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित। और इसमें भी ये कहा गया कि बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की मांग की गई थी, सीधे शब्दों में कहिए तो। ठीक है, सीधे शब्दों में कहिए तो क्या कहेंगे भैया, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की मांग। ठीक है, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की मांग, दिए जाने की मांग। ठीक है ना, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की मांग की गई इसमें। ठीक है ना, तो बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की मांग की गई। वर्धा योजना है 1937 की, महात्मा गांधी की एक पत्रिका है हरिजन पत्रिका, इसी में छपी थी। ठीक है ना, हाँ, सैंडलर लास्ट टाइम जितना पढ़ाया था उसके जस्ट बाद आपको यही लिखना है। ठीक है, अच्छा, और भाई वर्धा योजना के तुरंत बाद की बात है क्या, वर्धा योजना के तुरंत बाद की बात है खेर समिति। कौन सी भैया, खेर समिति। अब ये जो खेर समिति है, ठीक है, ये भी जो है बेसिक शिक्षा से ही संबंधित थे। खेर समिति जो है ये भी बेसिक शिक्षा से ही संबंधित थी। 1938 में ये आई थी, किससे संबंधित थी, बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड थी। बेसिक शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन से संबंधित, बेसिक शिक्षा से, ठीक है, संबंधित थी यह भी। ठीक है, तो बिल्कुल याद करना है क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल कॉमन होते हैं, जैसे क्या पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि भैया खेर समिति का संबंध किससे था, तो आपने बता दिया शिक्षा से, बात खत्म हो गई। या पूछ लिया वर्धा योजना का संबंध किससे था, आपने बता दिया शिक्षा से। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना, हाँ, अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि खेर समिति के जस्ट बाद का मामला क्या है। खेर समिति के जस्ट बाद का मामला क्या है, तो खेर समिति के जस्ट बाद वाला मामला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ, बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय शिक्षा योजना के नाम से इसे आप कहेंगे, या फिर इसको आप सार्जेंट कमीशन कहेंगे, सार्जेंट आयोग कहेंगे, सार्जेंट आयोग कहेंगे भाई अमन बाबू। ठीक है ना, क्या कहेंगे, सार्जेंट आयोग कहेंगे। अभी हम पहली स्लाइड पर हैं, ठीक है ना, तो यहीं से लिखना शुरू करिए जो भी लोग देर से आए हों। ठीक है, सार्जेंट आयोग। अब ये सार्जेंट आयोग जो है इसको और क्या कहते हैं भाई, राष्ट्रीय, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, और तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा योजना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी इसे कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी कहा जाता है। और ये कब आई थी, ठीक है, तो ये आई थी भैया वर्ष 1944 में। कब, वर्ष 1944 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना आई थी। और इसके आधार पर सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ था काम कि केंद्र में शिक्षा मंत्रालय, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ। ठीक है, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ। ठीक है, केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ। ठीक है, केंद्र में क्या हो गया भैया, शिक्षा मंत्रालय का गठन हो गया। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, और वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, है ना, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए
निःशुल्क शिक्षा की बात इसमें कही गई। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना। तो इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण चीज थी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सीक्वेंस से आपका चल रहा है भाई, हार्टोंग समिति हो गई, वर्धा योजना हो गई, खेर समिति हो गई, और अब आ गई क्या भैया, सार्जेंट आयोग। अब इसके बाद जो कुछ भी चलेगा वो क्या चलेगा पता है, ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा आजादी मिल गई, मतलब इसके बाद, ठीक है, मतलब ये 1944 की बात है। इसके बाद जो कुछ भी घटना बताने जा रहे हैं ये आजादी के बाद की है, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि शिक्षा के मामले में जो आपका टॉपिक ये चल रहा है कि भारत में शिक्षा का विकास, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा का विकास कंप्लीट हो गया है, आधुनिक भारत में भी शिक्षा का विकास कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं आजादी के बाद वाले पर, ठीक है। तो आजादी के बाद वाले में शुरुआत करेंगे कहां से, राधा कृष्णन आयोग से। किससे भैया, राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। राधा कृष्णन कौन है आप जानते हैं, और यहां से आप यह भी समझ जाएंगे कि आखिर क्यों राधा कृष्णन के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। तो अब कारण पता चलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में राधा कृष्णन के जन्म दिवस को क्यों मनाया जाता है। वर्ष 1948 में ही आया था, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग कब का है, वर्ष 1948 का है। और राधा कृष्णन आयोग जो है यह आप देखेंगे कि इसने क्या किया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह, शिक्षा को कहां पर भैया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह, शिक्षा को समवर्ती सूची है ना, शिक्षा को समवर्ती सूची में, ठीक है, रखने की सलाह इसमें दी गई, ठीक है ना, रखने की सलाह दी गई, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह दी गई इसमें, ठीक है। तो सलाह ठीक थी, और क्या यह सलाह मानी गई, बिल्कुल मानी गई, ठीक है। यहां पर जो आप देख रहे हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह, राधा कृष्ण आयोग ने वर्ष 1948 में, पहली बात तो यह है कि यह क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए गठित पहला आयोग कौन सा था, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही कि आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए गठित पहला आयोग कौन सा था, ठीक है ना। तो राधा कृष्णन आयोग था, ठीक है। 1948 में गठित हुआ, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की सलाह इसमें दी गई, और इस सलाह को, ठीक है, आगे चलकर बहुत दिनों बाद माना गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, ठीक है ना, 1976 में। तो 1948 की यह सलाह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मानी गई, जब शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अच्छा, कोई भी विषय समवर्ती सूची में हो तो इसका फायदा यह होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारियां उस पर तय हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अब अगर शिक्षा समवर्ती सूची में है तो इसका मतलब है, आप ऐसे देखिए ना, एक होता है सी टेट, एक होता है ना स्टेट का अपना टेट, जैसे यूपी टेट या बिहार का टेट, ऐसे हर राज्यों का, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, राज्य स्तरीय विद्यालय होते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग के बारे में यह भी जानिए कि इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। विश्वविद्यालय मतलब इसका दूसरा नाम समझ लीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, ठीक है, शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, समझ रहे हैं। तो राधा कृष्ण आयोग को और क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इस आयोग ने एक और सिफारिश की थी, क्या, यूजीसी के गठन की सलाह, यूजीसी के गठन की सलाह, मतलब इस आयोग ने यह भी सलाह दी कि यूजीसी का गठन कर लीजिए, ठीक है। इस आयोग ने यह भी सलाह दी कि भैया यूजीसी का गठन क्या करिए, कर लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल जरूरी है। तो यूजीसी के गठन की सलाह दी गई, तो क्या ये सलाह मानी गई, बिल्कुल मानी गई, ठीक है। कब मानी गई तो देखा जाए, तो यूजीसी के गठन की बात अब करना है, फिर यूजीसी का गठन हुआ, ठीक है ना, यूजीसी का गठन हुआ, ठीक है। अब इस संदर्भ में दो चीजें हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई यूजीसी के गठन की नींव कब पड़ी, ठीक है, नींव तो 1953 में यूजीसी के गठन की नींव पड़ी, ठीक है ना। और या तो अगर आप मान लीजिए विधिवत स्थापना की बात करें तो जो विधिवत इसकी स्थापना है वो 1956 में हुई, ठीक है, 1956 में हुई, समझ रहे हैं, हाँ जी, ठीक।
और जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा नींव रखी गई थी? अबुल कलाम आजाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री हुए। भाई देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए? देश के पहले शिक्षा मंत्री हुए अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना? देश के पहले शिक्षा मंत्री क्या हुए? अबुल कलाम आजाद। नीतीश बाबू, अगर आपको पहली बात तो नहीं मिल पाएगा, दूसरी बात यह है कि कहीं से भी खोजने का प्रयास ना करें। आप किसी भी सब्जेक्ट का कहीं से नोट्स क्यों चाहिए आपको? किसी भी सब्जेक्ट का आपको कहीं से नोट्स क्यों चाहिए? नोट्स कोई भी लोग ना खोजो, नोट्स खुद बनाओ। और अगर दूसरे से नोट्स ही लेना है, इससे अच्छा मार्केट से किताब ले लो, ठीक है ना? तो या तो आप खुद से अपना नोट्स बनाइए और या तो मार्केट से किताब ले लीजिए। किसी के नोट्स से पढ़ने का प्रयास मत करिए, कोई फायदा नहीं, नुकसान है, ठीक है? तो न्यू 1953 में पढ़ी भैया अबुल कलाम आजाद के द्वारा। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब ये समझ लीजिए कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यूजीसी के माध्यम से होता है। जैसे बैंकों का है ना नियंत्रण एवं नियमन जो है, जैसे बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन जो है, ठीक है ना? हाँ, जो बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन है, ठीक है, जिस प्रकार से बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन है, ठीक है, वो किसकी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी है साथियों आरबीआई की। उसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो जिम्मेदारी किसकी है? तो वो जिम्मेदारी है भैया, ठीक है, यूजीसी की, ठीक? तो बिल्कुल। खैर, अब देखिएगा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे पता है? यूजीसी के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। नाम नोट कर लेंगे, शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है ना? तो यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है? हाँ, शांति स्वरूप भटनागर वैसे एक और चीज के लिए जाने जाते हैं। किस चीज के लिए भैया? शांति स्वरूप भटनागर जो है भारत में, ठीक है, शोध प्रयोगशालाओं के जनक भी हैं, ठीक है ना? फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज इन इंडिया, शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है? शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1958 से दिया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो शांति स्वरूप भटनागर 3 वजहों से इंपॉर्टेंट हो गए। पहला, भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक हैं। पहला, भारत में शोध प्रयोगशालाओं के जनक हैं। दूसरा, है ना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है। और तीसरा, ये यूजीसी के अध्यक्ष है, ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया यूजीसी के गठन की बात, ठीक है ना? हाँ, अब इसी के बाद हम इसके तुरंत बाद आप एक देख लीजिए आचार्य नरेंद्र देव समिति। क्या भैया? आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, ठीक है? तो ये जो आचार्य नरेंद्र देव समिति है, ठीक, आचार्य नरेंद्र देव समिति के बारे में ये जानिए कि भैया 1953 में इसका गठन हुआ था। और दूसरी बात, यूपी में माध्यमिक बोर्ड के गठन पर विचार हेतु गठन किया गया था। यूपी में माध्यमिक बोर्ड, यूपी में माध्यमिक बोर्ड के गठन पर विचार हेतु गठित, ठीक है ना? विचार हेतु गठित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपी में माध्यमिक बोर्ड पर विचार हेतु गठित, ठीक है? चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई। अब आचार्य नरेंद्र देव जो समिति है ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? इसके इंपॉर्टेंस के पीछे कारण, इसके इंपॉर्टेंस के पीछे, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भाई इसका गठन तो किया गया था उत्तर प्रदेश में माध्यमिक बोर्ड के गठन पर विचार के लिए, लेकिन इसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया। यूपी में गठित किया गया था लेकिन अन्य राज्यों ने भी इसके विचारों को ग्रहण किया, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है भैया? इसके तुरंत बाद आपके लिए आ जाएगा एक शानदार सी चीज जहां से हर बार, है ना, मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या है भैया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस बारे में आप ये ध्यान दीजिए मुख्य रूप से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाई अभी तक, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक 3 आ चुकी हैं। कितनी भैया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक 3 आ चुकी है,
ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, ठीक है ना। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं, जिनमें से आप देखेंगे पहली वाली आई थी वर्ष 1968 में, दूसरी वाली आई वर्ष 1986 में, तीसरी वाली आई सन 2020 में, ठीक है। सन 2020 वाली को ही कहा जाता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। और इसमें भी यह है कि भाई जैसे ये था तो खेर, है ना, सॉरी, ठीक है, जो पहली शिक्षा नीति थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, कोठारी आयोग की सलाह पर आई थी, ठीक है ना, कोठारी आयोग की सलाह पर, ठीक है, कोठारी आयोग की सलाह पर, ठीक है, मतलब इसका गठन कोठारी आयोग की सलाह पर किया गया था, ठीक है। दूसरे वाले में तो ऐसा कोई आयोग का नाम नहीं आता है, लेकिन तीसरे वाले में आता है कस्तूरी रंगन समिति की सलाह पर, कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति की सलाह पर, कस्तूरी रंगन समिति की सलाह पर, ठीक है ना, कस्तूरी रंगन समिति की सलाह पर, ठीक है। तो ये तीनों बातें ध्यान देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है कि भैया वर्ष 1968 में आई थी पहली, वर्ष 1986 में दूसरी और वर्ष 2020 में तीसरी। तो पहली वाली जो आई थी वो कोठारी आयोग की सलाह पर, तीसरी वाली जो आई वो कस्तूरी रंगन समिति की सलाह पर, ठीक है। इसमें यह भी है कि जहां तक कोठारी आयोग का सवाल है तो कोठारी आयोग जो है, ये जो पर्टिकुलर कोठारी आयोग है 1964 में गठित हुआ था, ठीक है। तो अगर कोठारी आयोग की बात करें तो 1964 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था, लेकिन उसकी सलाह पर 1968 में, ठीक है, ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। उसी प्रकार से कस्तूरी रंगन समिति का गठन भी 2017 में हुआ था। कब हुआ था भैया? कस्तूरी रंगन समिति का गठन भी कब हुआ था? 2017 में हुआ था। समझ रहे हैं? तो कस्तूरी रंगन समिति भी 2017 में गठित हुई और 2020 में उसकी सिफारिश को माना गया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, ठीक है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, ठीक है ना। हाँ, वो भी जरूरी है। और एग्जैक्टली जैसे अगर आप देखें, ठीक है, एग्जैक्टली अगर जानना चाहें कि भैया कब लाई गई थी, तो ये 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को लाई गई थी। अब यह भी है कि भैया तीसरी जो शिक्षा नीति है, तीसरी या जो नई शिक्षा नीति है, तीसरी या जो नई शिक्षा नीति है, ठीक है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम नई शिक्षा नीति में आपको यह तो पता होना ही चाहिए कि इसमें क्या किया गया है, 5, ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4 इस कंसेप्ट को अपनाया गया है। पहले क्या चलता था? 10 + 2, अब क्या है? 5 + 3 + 3 + 4 इस कंसेप्ट को अपनाया गया है। दूसरी बात ध्यान रखें, है ना, दूसरी बात ध्यान देने के है कि पहला राज्य जिसने इसको लागू किया, तो पहला राज्य जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया ये कौन है? उत्तराखंड। पहला राज्य जिसने इसको लागू किया वो कौन है? उत्तराखंड, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 2 बात याद रखेंगे कि भैया 5 + 3 + 3 + 4 को, है ना, अपनाया गया है और पहला राज्य जिसने इसको अपनाया है, जिसने इसको लागू किया है वो कौन है? उत्तराखंड पहला राज्य है। तो ये हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद और आगे बढ़े तो हम जरा संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें, संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो एक तो मिल जाएगा क्या? अनुच्छेद 21A, ठीक है। एक मिल जाएगा क्या? अनुच्छेद 45, ठीक है। क्या मिल जाएगा भाई? अनुच्छेद 45। और एक साथियों क्या मिल जाएगा? आर्टिकल 51A के तहत, ठीक है। हाँ, देखिए अब इसमें है क्या कि अनुच्छेद 21A के तहत क्या मिलेगा? जो शिक्षा मिलेगा वो होगा मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा, ठीक है, मौलिक अधिकार होगा। और इसके तहत जो शिक्षा संबंधित बातें हैं वो क्या है भैया? वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यहां पर जो बात है वो एक्चुअली में 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो यहां पढ़ने को मिलेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि जैसे मौलिक अधिकार, ये
आया सब है ना, ये इन सबका संबंध 86वें संविधान संशोधन द्वारा है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना, हाँ हाँ, उसी के बाद ही लिखोगे और क्या। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है ना, 2002 के तहत जोड़ा गया, तहत जुड़ा। बात समझ रहे हैं? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना, के तहत इसमें संशोधन हुआ, के तहत इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ, कुछ संशोधन हुआ। ठीक है, क्या संशोधन हुआ बताते हैं। इसमें क्या हुआ, ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है ना, के तहत जोड़ा गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसमें है क्या कि जैसे ये वाला है कि भाई अनुच्छेद 21A, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष रूप से प्रावधान है। ठीक है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, मतलब यह है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है ना, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, वो उन्हें मिलना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें यह है कि भैया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना उनके माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। संरक्षक मतलब गार्जियन का कर्तव्य होगा। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, समझ तो गई होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक, ठीक है, एकदम सीधा सीधा कंसेप्ट है। ठीक है, कहीं से कोई बट नहीं है समझने में। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, जैसे क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 विकल्प दे दिया, 4 अनुच्छेद दे दिया और कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या निम्नलिखित में से क्या शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो यह शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, यह शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। वैसे होने को तो एक और है, जैसे अनुच्छेद 41 में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें लिखा है कि कुछ दशाओं में, क्या लिखा है यहां पर, लिखा हुआ है कि कुछ दशाओं में, ठीक है ना, क्या काम शिक्षा मतलब शिक्षा आता है तथा लोक सहायता, काम शिक्षा तथा लोक सहायता। ठीक है ना, काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है ना, हाँ, तो इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो ये हो गए।
अब यहीं पर एक चीज और समझिए, क्या कि जैसे ये सब आपने यहां पर देखा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है देखा, लेकिन एक चीज समझिए कि ये जो आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये अल्टीमेटली है तो आरटीई, क्या है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, क्या है भैया, राइट टू एजुकेशन, समझ रहे हैं बात को, क्या लेके, ठीक है, आरटीई, ये अनुच्छेद 41 है ना, ठीक है। ये देखिएगा जो आरटीई लिखा हुआ है, जैसे ये समझना है आपको कि जैसे अगर आपसे कहता है राइट टू एजुकेशन, अगर आपसे कहता है राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। समझ रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है आरटीई। लेकिन यहीं पर एक होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो ये कब पास हुआ था, ये पास हुआ था 2009 में। ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2010 को। बात समझ रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर राइट टू एजुकेशन कब आया, मतलब शिक्षा का अधिकार कब आया, सन 2002 में आया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। अगर दोनों एक साथ ध्यान नहीं देंगे तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। और ध्यान रहे कि ये आरटीई है, आरटीआई नहीं है। आरटीआई अलग चीज होती है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए हो जाएगा भैया जितेंद्र बाबू। तो ये आप समझ गए। अब इन चीजों को समझने के बाद कुछ विशेष और धमाकेदार चीज समझ लीजिए, ठीक है। आइए जरा शिक्षा के मामले में कुछ तूफानी करते हैं, वीके का जीके स्पेशल, ठीक। क्या भैया वीके का जीके स्पेशल में क्या है, कुछ तो खास होगा, मजा तो आएगा, देखा जाए। तो भैया इसमें जैसे आपसे कहा जाए सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, अगर आपसे कहता है भारत की बात हो रही, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो क्या बताएंगे। जितना जितना आप जानते हैं बताते चल सकते हैं, या नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलें। सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र, ठीक, शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र। इसी प्रकार से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। इसी प्रकार से पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। इसी प्रकार से पहला आईआईटी, पहला आईआईटी, ठीक है, पहला आईआईटी, ठीक, पहला आईआईटी। इसी प्रकार से पहला एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक, पहला एम्स, यहाँ भी पढ़ाई लिखाई चलती है। इसी प्रकार से है ना, पहला खुला विश्वविद्यालय, मतलब पहली ओपन यूनिवर्सिटी, पहला खुला विश्वविद्यालय मतलब पहली ओपन यूनिवर्सिटी, पहला खुला विश्वविद्यालय मतलब पहली ओपन यूनिवर्सिटी। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक, पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। पहला रेल विश्वविद्यालय, पहला रेल विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला रेल विश्वविद्यालय। और पहला खेल विश्वविद्यालय,
रेल हो गया तो खेल भी हो जाए। पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय, पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय। ट्रांसजेंडर हो गया, रेल हो गया, खेल हो गया, गति शक्ति हो गया। पहला आयुष विश्वविद्यालय, पहला आयुष विश्वविद्यालय। डिजिटल हुआ कि नहीं? डिजिटल नहीं हुआ, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। तो अगले पेज पर आना पड़ेगा। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जैसे जैसे याद आते रहेंगे अभी बताते रहेंगे। वाह क्या बात है। चलिए देखते हैं। तो भैया सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, बिहार, ठीक। सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, मतलब शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र क्या है? तक्षशिला, पाकिस्तान, तक्षशिला पाकिस्तान। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, ठीक है। पहला आईआईटी कहाँ है? आईआईटी खड़गपुर बंगाल, आईआईटी खड़गपुर बंगाल, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर बंगाल, आईआईटी खड़गपुर बंगाल। पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में। पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा गुजरात, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात। पहला खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, इम्फाल मणिपुर, ठीक है, इम्फाल मणिपुर, इम्फाल मणिपुर। पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा गुजरात। पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो हरियाणा, पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर? हरियाणा। तो बिल्कुल नोट कर लेंगे धमाकेदार तरीके से, और एक तरफ से चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, एक तरफ से ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तो ठीक है। अगर हम कहें पहला महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर हम कहें पहला वन विश्वविद्यालय, पहला वन विश्वविद्यालय, ठीक। सब दौड़ा दौड़ा कर पढ़ेंगे, फिर आप खुद ही कहेंगे कि सर मजा आ गया। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर? केरला में। पहला महिला विश्वविद्यालय जो है वो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय है, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई, ठीक है ना। कहाँ पर भैया? मुंबई, मुंबई द्वारा। मुंबई में इसके बारे में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसने स्थापित किया था? तो डी.के. कर्वे ने इसको स्थापित किया था, डी.के. कर्वे, ठीक है। तो डी.के. कर्वे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। तो वो भी खैर ज़रूरी ही है, ठीक है। और वन विश्वविद्यालय तो अभी लेटेस्ट में भी स्थापित हो रहा है, अभी पूरी तरह से ये बनकर तैयार भी नहीं है, ठीक है। हैदराबाद, पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर? हैदराबाद, ठीक है। आई होप कि ये पूरा याद हो गया होगा तुरंत तो नहीं याद होगा, बस ये होगा कि हाँ चलो अच्छा कंटेंट है, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप अगर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से। एसएनडीटी के फुल फॉर्म की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप केवल जो है ध्यान रखें कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय था। हालांकि आज तक कभी भी ये नहीं पूछा कि उसका नाम बता दीजिए, ठीक है। आज तक उसका नाम कभी पूछा नहीं है कि बताइए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए कि भैया
मेरे हिसाब से अभी तक आपने, ठीक है, फर्स्ट वन वाला क्या है, पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद। हाँ हाँ जी। तो अब आप देखिए कि भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हैं, मुझे लगता है कि उसमें से वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आपका ये है, ठीक है, जो आपने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। क्योंकि भारत में शिक्षा के विकास का जहां तक सवाल है, आप देखिए प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, आज़ाद भारत में, और उसके बाद संवैधानिक प्रावधान भी आपको बता दिए कि क्या कुछ कैसे हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो वाले, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो वाले, वो भी एकदम बिल्कुल वीके का जी के अंदाज में, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट वाले भाई साहब। उसी प्रकार से, है ना, सब चीज़ें रिलेट करके अब ये पूरा हो गया कि जितना भी पहला विश्वविद्यालय वगैरह करके पूछा जाता है तो वो आराम से याद हो गया, ठीक है ना। हाँ, हॉर्लिक्स फिर से पीना शुरू करना पड़ेगा, कहाँ है ये सब याद करने के लिए, ये सब याद करने के लिए। अच्छा, मेहनत से पढ़िए और एकदम बिल्कुल शानदार रहिए। अच्छा, आज रात 9 बजे, है ना, एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा शानदार सा टॉपिक होने वाला है, नाम है संविधान संशोधन। तो अभी तक भारत के इतिहास में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन पर आधारित सुपर सेलेक्टेड 70 से 80 क्वेश्चन कराएंगे, और पहले संविधान संशोधन से लेकर 106वें संविधान संशोधन तक का पूरा मामला, ठीक है, निपटा डालेंगे। तो भैया काजू बादाम थोड़ा ज़्यादा खाने पर फोकस करिए, काजू बादाम थोड़ा ज़्यादा जो है खाने पर फोकस करिए और चीज़ों को याद रखिए, ठीक, बिल्कुल भाई योगेश, हो जाएगा, ठीक है भैया।